नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पर आपको 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में दिया गया है जयंतिया पहाड़ियाँ, और अगर हम इसे फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर ये रहा जयंतिया हिल्स। दूसरी पहाड़ी है सदर पहाड़ियाँ, अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर ये रहा सदर हिल्स। तीसरी पहाड़ी है गारो पहाड़ियाँ, अगर हम फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर है गारो हिल्स, यानी कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है। और चौथे पॉइंट में दिया गया है खासी पहाड़ियाँ, और अगर हम इसे फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर है खासी हिल्स। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा पॉइंट नंबर 2, फिर आएगा पॉइंट नंबर 1, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, यानी कि 2 1 4 3। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है टू डाई इन मेघालय कोल माइन। और इसी न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। तो आप सभी जानते हैं ये कथन पूरी तरीके से सही है। मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है नगर पालिका में चुने गए सदस्यों की। अगर हम नगर पालिका के संरचना की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि सीटों को सीधे चुनाव से भरा जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा यहाँ पर सीटें भरी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें कि नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान है, अनुभव है, उन्हें भी यहाँ पर मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो मनोनीत व्यक्ति होंगे उन्हें नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो नगर पालिका प्रशासन में अनुभव रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, उन्हें मनोनीत भी किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधान मंडल के द्वारा तय किया जाता है, ना कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, 73rd संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना की। तो आप सभी को पता है कि 73rd संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और अगर हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए 74th अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि शहरी स्थानीय प्रशासन प्रणाली की स्थापना 74th अमेंडमेंट से किया गया था, ना कि 73rd अमेंडमेंट से। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पहला कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वोटिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडी पोल इन तमिलनाडु टुडे, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी या आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। तो यहां पर चर्चा हो रही है एफआईआर का, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एफआईआर शब्द को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन आपको यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि पुलिस नियमों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत
दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एक एफआईआर में घटना का विस्तृत विवरण होना चाहिए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राथमिकी होती है यानी कि एफआईआर होता है, उसमें अपराध और कथित अपराधी का विवरण हो सकता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर विवरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यह कहना कि एफआईआर में घटना का विस्तृत विवरण होना ही चाहिए, यह कथन गलत है। यहां पर घटना का विस्तृत विवरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, एक एफआईआर जो किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी भी अन्य पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है, जीरो एफआईआर कहलाती है। तो यहां पर चर्चा हो रही है जीरो एफआईआर की। अगर हम जीरो एफआईआर की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो वह पुलिस स्टेशन प्राथमिकी दर्ज करता है और फिर आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को इस मामले को हस्तांतरित कर देता है और यहां पर इसी एफआईआर को जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। और अगर इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर एफआईआर को लेकर के सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। व्हाट इज एन एफआईआर? तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में आईबीआरडी के नाम से जानते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? और यहां पर आपको दो कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह बैंक केवल संप्रभु सरकारों या संप्रभु सरकार समर्थित परियोजनाओं का प्रत्यक्ष वित्त पोषण करता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। अगर हम आईबीआरडी की बात करें तो आईबीआरडी दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक है और इसके द्वारा मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्री यानी कि निम्न आय वाले देशों को ऋण दिया जाता है और उनकी ऐसी परियोजनाएं जिससे कि वहां के लोगों का भला हो सकता है, वहां पर आईबीआरडी के द्वारा इन देशों को ऋण दिया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि आईबीआरडी अपने उधारकर्ताओं को अपने आईबीआरडी ऋणों को अपनी घरेलू मुद्राओं में बदलने या स्वैप करने के लिए उत्पाद प्रदान करता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसीलिए यहां पर आपका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है और यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ न्यूज कल के पीआईबी में आया है जहां पर विश्व बैंक के द्वारा भारत की परियोजनाओं को $115 मिलियन ऋण दिए जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहां पर आपको दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी। इस तरह का मताधिकार का अधिकार मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में नहीं दिया गया था, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया।
तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधान मंडलों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के बारे में। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है। अगर हम BIS की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि BIS ने 6 जनवरी 2022 को अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1947 में भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI के रूप में किया गया था। BIS माननीकरण और प्रमाणीकरण की अपनी मुख्य गतिविधियों के माध्यम से पिछले 75 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उद्योग और आपूर्ति विभाग ने 3 सितंबर 1946 को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें औपचारिक रूप से भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI नामक एक संगठन की स्थापना की घोषणा की गई थी। यानी कि अंग्रेजों के समय में ही भारतीय मानक संस्थान बनाया गया था। और यहाँ पर ISI 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया और जून 1947 में डॉक्टर लाल सी वर्मन ने इसके पहले निदेशक के रूप में पदभार संभाला। आगे चल करके BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो को 26 नवंबर 1986 को संसद की एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1987 को व्यापक दायरे, अधिक शक्तियों और पूर्ववर्ती ISI के कर्मचारियों, संपत्तियों, देनदारियों और कार्यों के अधिकरण के साथ अस्तित्व में लाया गया। तो यहाँ पर उसके बनने की जो जानकारी दी गई है उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, उसको आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।